हम आदमी इसलिए नहीं क्योंकि आदमियत नहीं है, क्योंकि जीव भी कार्डेटा फाइलम का एक जंतु है, जैसे अन्य फाइलम के जंतु होते हैं। तो ये अलग क्यों होता है अन्य जंतुओं से? जीव विज्ञान में लेके आइए थोड़ा सा, बायोलॉजी में, जियोलॉजी में, अन्य जंतुओं से मनुष्य अलग क्यों होता है? खाना पीना, वृद्धि, गति, यही जो क्वालिटीज हैं, गति होती है, विकास होता है, भूख लगती है, कुछ समथिंग। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और है, ऐसा करने का तरीका भी उनके पास है, यानी उनके पास माइंड भी है। माइंड है कि नहीं है जानवरों के पास? माइंड होता है। कभी बिल्ली को चूहा पकड़ते समय देखा है? वो पैर दबा के धीरे से, मतलब कहीं उसको आहट ना मिल जाने, भाग जाएगा। ये कहाँ से आता है? यहाँ से आता। सोचने का तरीका। प्रॉब्लम कहाँ से है? क्योंकि इसके साथ एक चीज है, ये जानवरों में नहीं है, और यही वो तत्व है, एलिमेंट है, जिससे मनुष्य अन्य जंतुओं से अलग है। क्यों? क्योंकि इसके साथ मिलकर जब ये वर्क करता है तो कल्चर बनता है, नहीं तो वर्क तो सारे लोग करते हैं अपने फुलफिलनेस के लिए। और जो अकॉर्डिंग टू कल्चर वर्क करे वो मनुष्य आदमी है, उसमें आदमियत है। अगर वो आदमियत है तो फिर वो बैल के तरीके जुतने के लिए पैदा नहीं हुआ है। एथिक्स में आपने पढ़ा होगा व्यक्तिक गुण, जिससे पर्सनालिटी डेवलप होती है, पर्सनल वैल्यूज, वर्चूज, है ना। धैर्य, विवेक, सहनशीलता, ये सब क्या है? क्या है? ये है व्यक्तिक गुण। तो अगर ये डेवलप हम कर रहे हैं तो बैल के तरीके से जुतने के लिए पैदा नहीं हुए, इनका यूटिलाइजेशन नहीं है, तो फिर आदमी है लेकिन वो फिर बैल के तरीके से हम जुतने के लिए पैदे भी हैं। क्यों? क्योंकि आदमियत इसी सार में लिख देना है। लेकिन ये समझने के लिए बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न सर ने याद दिला दिया, तो हमको लगा कि कुछ, क्योंकि ये समझ में आता कहाँ है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे होता है आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो, चल क्या कहते हैं उसको, स्पीक क्लियरली। तो अगर सब क्लियरली बोल ही देंगे तो फिर आपको लिखना क्या है? फिर हम डिक्टेशन ना कर दें, लिख लो आंसर पूरा। वही तो समझना है आपको, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी दायरे में पढ़िए, आदमियत पैदा कीजिए। इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन इतिहास का वर्तमान से सीधा कनेक्शन है। वर्तमान को बिगाड़ना है तो डायरेक्ट मत बिगाड़िए, नहीं तो मशीन बिगड़ जाएगी, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। इतिहास बिगाड़ दीजिए, वर्तमान बिगड़ जाएगा, है ना। और इतिहास सुधार दीजिए तो वर्तमान सुधर जाएगा। प्रमाण, सती प्रथा को अगर समाप्त करना है, चाइल्ड मैरिज को अगर समाप्त करना है, विडो रीमैरिज पर जो प्रोहिबिशन है उसको हटाना है और रीमैरिज को प्रमोट करना है, तो वहां से जहां से इन कॉन्सेप्ट को लाया गया है और धर्म के साथ जोड़ के लोगों के लिए ट्रेडिशंस यानी एक रूढ़वाद, एक परंपरा बना दिया गया है ताकि लोग आंख बंद करके फॉलो करें, वहां से इसको हटा दीजिए। और बताइए कि जहां से जिस धर्म को मानने के लिए हम सती प्रथा को फॉलो करते हैं, हम चाइल्ड मैरिज को फॉलो करते हैं, ह्यूमन सेक्रीफाइस को फॉलो करते हैं, इवन ह्यूमन सेक्रीफाइस तो एक्चुअली एक्सेप्शनल है, बट पशु बलि, एनिमल सेक्रीफाइसिंग तो जनरल है, वो होते रहता है, इसमें उनका क्या गुनाह है। तो ऐसे प्रथाओं को हटाना है, क्योंकि धर्म के कारण चल रहे हैं, तो कैसे सुधार करेंगे, रिफॉर्म कैसे होगा, रिलीजियस रिफॉर्म। आप उसके मूल में जाइए इतिहास में और वहां से हटा दीजिए, यहां से खत्म हो जाएगा वर्तमान से, है ना। समझ में आ रहा ना मेरी बात। इसी आदमियत को डेवलप करने के लिए हमको इतिहास पढ़ना है, हमें वर्तमान को सुधार करने के लिए। गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, चहलगानी को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि उसको लगा जितने रिवोल्ट हो रहे हैं
और पॉलिटिकल क्राइसिस जितनी भी आ रही है वो यहाँ से आ रही है, उसकी जो जड़ है इसका इतिहास है, इल्तुतमिश के समय में जो डेवलप किया गया है ना। और इतिहास से इसका फंडा जो है रिमूव करो, इससे क्या होगा, इससे अगेंस्ट रूलर, अगेंस्ट रूल थोड़ा रिवोल्ट कम क्रिएट होंगे, उसके सामने ब्रेकर्स कम आएंगे और शासक को क्या मिलेगी, थोड़ा सा स्वच्छंदता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी अपने कार्य को, अपने वर्क को, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। नहीं तो शासक ने कोई भी निर्णय लिया, उधर लोग तुरंत रोड पे आ गए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नहीं करने देंगे। कोई भी डिसीजन आया, कोई भी एक्ट बना, तुरंत लोग, मतलब एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, करने ही नहीं दे रहे। तो ये सब विरोधाभास आने का जो रीजन है उसको खत्म ही कर दिया। कर कौन रहा है विरोधाभास, पकड़ो उसको, क्यों कर रहा है, उस पॉइंट को हटाओ, है ना। तो पता चला कि छोटे छोटे जो ग्रामीण स्तर के और लोकल लीडर्स हैं, स्थानीय नेता, ये उनकी देन है। जनता तो अपने काम में बिजी है, उसको बुला लाते हैं और रोड पर ऐसे, पता लगा स्थानीय नेतागिरी खत्म कर दिया सरकार ने, निकाय चुनाव और ये नहीं होंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ वो तो हो ही रहे हैं, अगर जैसे ऐसे छोटे छोटे काम। लेकिन फिर लोकतंत्र थोड़ा सा, सरकार भी तो क्या हो जाएगी, स्वच्छंद हो जाएगी अगर ऐसे विरोध ना हो तो हर स्टेप पर विरोध कम हो जाएगा सरकार का, ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबन ने चहलगानी को समाप्त कर दिया, क्यों, क्योंकि अपना विरोध नहीं करवाना है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट इसने देख लिया है। इल्तुतमिश के बाद रजिया उनके शिकार हुई, रजिया के बाद सब कठपुतली शासक हुए, रिमोट से संचालित होने वाले, क्योंकि ये लोग जितने अमीर थे चहलगानी के सदस्य ही थे और यही लोग शासक अपॉइंट करते थे और इनके अकॉर्डिंग शासक एक्टिविटी करता था। तो जब इनके अकॉर्डिंग शासक एक्टिविटी करेगा तो क्या वो देश हित की या राष्ट्र हित की या सल्तनत हित की काम कर पाएगा। तो इनके हित का काम जो इनके लिए लाभप्रद होगा, कल्याणकारी होगा, वो न करेगा। लोगों के लिए वो कल्याणकारी है कि नहीं, इसके बारे में सोचने का मौका किसको है। तो एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं, जो कॉन्टेक्स्ट है हम लोगों का, वो है कंसोलिडेशन। बलबन पढ़ रहे हैं ना, दिल्ली सल्तनत, ड्यूरिंग ड्यूरिंग 1266 to 86। अब ये क्या है, ड्यूरिंग 1266 to 86, 1266 से 86 के बीच साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन आ चुका है, इस नेचर का आ चुका है, शब्दावली चेंज हो सकती है, वर्डिंग चेंज हो सकती है, बट उसका जो सेंस है, उसका जो भाव है, जो हमें लिखना वो वही है, ठीक है। अब जैसे इसी को चेंज कर दिया, मैटर वही आंसर के। गयासुद्दीन बलबन एक सशक्त शासक होते हुए भी अपने राज्य का विस्तार नहीं कर सका। गयासुद्दीन बलबन कुड नॉट एक्सपेंशन हिज डायनेस्टी although he was a powerful ruler। तो अगर इसी क्वेश्चन को उठा लिया, विस्तार नहीं कर सका, तो क्यों, आंसर क्या होगा, क्योंकि वो सुदृढ़ीकरण में लगा हुआ था ना। विस्तार तो सुदृढ़ीकरण के बाद आएगा, पहले जब तक हम कंसोलिडेट नहीं रहेंगे तब तक एक्सपेंशन कैसे हो सकता है ना। तो उसके भी आंसर इसी में आ जाते हैं।
तो ऐसे ही नेचर बदलता रहता है। इस क्रम में हमने आपको बताया कि सबसे पहले जो आपने लिखा है और लिख चुके हैं कि चहलगानी को ख़त्म किया उसने। फिर उसने जैसे केंद्रीय शक्ति के अस्थायित्व के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए दीवान-ए-अर्ज का गठन किया, एक सैन्य विभाग, केंद्रीय सैन्य विभाग। फिर उसने बरीदों की नियुक्ति की, गुप्तचर विभाग में रिफॉर्म्स उसने किया। उसका जो स्पाई सिस्टम है उसमें रिफॉर्म किया उसने। वो क्या किया, बरीद नियुक्त किए। बरीद क्या थे, ये गुप्तचर थे और उसको पता कर करके शासक को बताते थे, एथेंटिक ऑफिसर्स को बताते थे जहां से वो रिफॉर्म दे सके। ठीक है। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा डायरेक्ट एक जो प्रोटेस्ट होता था वो मेवाती क्षेत्र में मेवातियों का विद्रोह बलबन के समय, उसके पहले भी होता। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र का मेवातियों का क्षेत्र था। ये मेवाती एक जाति थी। तो मेवातियों का प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं, विद्रोह कह सकते हैं, प्रोटेस्ट ठीक है। मेवातीस, इनको मैनेज करने के लिए, फॉर द मैनेजमेंट द प्रोटेस्ट ऑफ मेवातीस, उसने क्या किया, एक्चुअली मेवातियों के रहने का जो क्षेत्र था दिल्ली और उसके आसपास का जंगली क्षेत्र था, वन क्षेत्र था। और जहां पर ये अपने वारदात यानी अपनी घटनाएं, इंसिडेंट्स, इवेंट्स करके छुप जाते थे, पकड़ में नहीं आते थे, घने जंगल। तो बलबन ने क्या किया, दिल्ली और आसपास के जंगली क्षेत्र जहां पर ये छुप जाते थे उसको पहले साफ करवाया, हटा दिया, सारे जंगल्स को कटवा दिया, इनके छुपने के ठिकानों को खत्म कर दिया। इसके बाद इन पर सैनिक एक्शन लिए। मेवातियों के प्रति जो बलबन की पॉलिसी थी, इनके प्रति जो पॉलिसी, जो नीति उसने अपनाई, वो ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जाता है और एक्सप्लेन करने के लिए तो व्हाट इज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। रक्त और लौह की नीति, इसको कहा जाता है रक्त और लौह की नीति। ये पॉलिसी अपनाई, मतलब जो मिला उसमें कोई नहीं पकड़ के जेल में बंद, कोई ट्रायल चलेगा, सजा कुछ नहीं, मिले तुरंत एनकाउंटर का सीधे आदेश, मिले गोली मारो। मतलब गोली चल रही थी बट तलवार, तुरंत हत्या कर देने का आदेश था। जहां जो पकड़ में है उसको मारो, उसको पकड़ के जेल में नहीं बंद करना है। ये पॉलिसी, इस पॉलिसी को बलबन की जो ये पॉलिसी थी, इसको रक्त और लौह की पॉलिसी कहा जाता है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। मतलब एक क्रूरता पूर्वक मेवातियों को उसने जो है समाप्त किया, क्रूरता पूर्वक। उनको नहीं, उनके परिवार को भी खत्म, उनके बीबी, उनके बच्चे, उनके परिवार सहित नेस्तनाबूद किया। जिनका दोस्त था उनका तो दोस्त था, जिनका कोई दोस्त नहीं, जिनका कोई गिल्ट नहीं, उसको भी खत्म किया, क्योंकि अगर उनके कोई रिलेशनशिप थे तो उनके साथ। और बलबन की पॉलिसी यही थी, जो पनिशमेंटल उसकी जो पॉलिसी थी वो बहुत ही कठोर थी। रीजन सिर्फ एक था कि कठोरता इतनी होनी चाहिए, रिजिडनेस इतनी होनी चाहिए दंड व्यवस्था में, पनिशमेंटल सिस्टम में, कि आने वाली पीढ़ियां देख के सबक ले सकें कि ऐसा करने पर हश्र क्या होगा। दोबारा अगर कोई करने का सोचे तो कम से कम 2-3 महीने सोचे, बैठ के मंथन करें कि ना करें। नहीं तो हत्याएं होती रही थी, जेल में लोग जाते रहते हैं, ट्रायल चलता रहता है, बढ़िया प्रमाण मिल गया तो सजा हो गई, नहीं मिला तो छूट गए। इसीलिए तो ये जो पनिशमेंट है ना, ये सुधारात्मक होनी चाहिए। संविधान में यही लिखा, पनिशमेंट जो है उसका जो नेचर है वो सुधारात्मक है, फॉर द रिफॉर्म्स, सुधार के लिए होना चाहिए। उसका उद्देश्य किसी को दंड देना
बदला लेना नहीं होता है। बदला लेने का भाव किस में होता है? अपराध में। दंड में बदला लेने का भाव नहीं होता, सुधार का भाव होता है। ठीक है, तो फिलहाल ये मेवात, ये जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थे जहां पर मेवाती छुपते थे, जो मेवातियों का क्षेत्र था, एक्चुअली उसको मवास कहा जाता था। प्री का मुद्दा है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। मवास क्या है? व्हाट इज मवास? जैसे पूछा जाए तो लगेगा कि अजीब सा शब्द, मवास क्या है? मवास मेवातियों के छुपने का स्थान था, या मेवातियों के रहने और छुपने का स्थान था। दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र, उसके निकट का क्षेत्र। ठीक है, द प्लेस नियर बाय दिल्ली वेयर द मेवातीज लिव्ड एंड हाइड देमसेल्व्स, और अपने आप को छुपाते थे। ठीक है, तो कुल मिला के मेवातियों के प्रति रक्त और लौह की नीति उसने अपनाई। दिस इज द वन स्टेप ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, मोर। अब कंसोलिडेशन के फील्ड में राष्ट्रीय सुरक्षा, इधर नेशनल सिक्योरिटी को, अगर जैसे आज का टर्मोलॉजी अगर हम यूज करें, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने क्या किया? राष्ट्र की सुरक्षा। ये तो खैर लोगों की सुरक्षा, पब्लिक सुरक्षा, ये भी राष्ट्र की सुरक्षा ही है, ये नेशनल सिक्योरिटी में आता है। बट स्पेशली इसमें किसी व्यक्ति को आप डायरेक्ट हाईलाइट नहीं कर सकते, इसमें राष्ट्र ही हाईलाइट होगा। तो उसके लिए उसने क्या किया? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए कई किले बनवाए। में उसने कई किले बनवाए। क्यों? टारगेट क्या था? क्योंकि मंगोलों के आक्रमण से सल्तनत की सुरक्षा की जा सके। क्योंकि मंगोलों के आक्रमण से सल्तनत की सुरक्षा की जा सके। फॉर सिक्योरिटी ऑफ सल्तनत, सिक्योरिटी ऑफ सल्तनत फ्रॉम मंगोल अटैक्स। बन का पुत्र महमूद इन्हीं किलों की रक्षा करते हुए मारा गया था। एक्चुअली मंगोल तैमूर खां के नेतृत्व में जब मंगोल आक्रमण हुआ, पूरी लाइन लिखिए, तैमूर खां के नेतृत्व में जब मंगोल आक्रमण हुआ, when there become Mongol attack in leadership of Timur Khan, when there become Mongol आक्रमण या मंगोल अटैक इन लीडरशिप ऑफ तिमूर है, ध्यान रहे, क्योंकि इस नाम से कई लोग आएंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तिमूर, तैमूर नहीं, तिमूर। तिमूर खां द सन ऑफ बलबन महमूद, द सन ऑफ बलबन महमूद was killed, was killed by giving security to these forts, by giving security to these forts। इन्हीं किलों की सुरक्षा देते हुए मारा गया। ठीक है, जिसे खान ए शहीद कहा गया है, जिसे खान ए शहीद कहा गया है। ठीक है, हु was titled by खान ए शहीद। जिसे खान ए शहीद कहा गया।
ठीक है। ओके, लिख लिया। तो चेलगानी की समाप्ति से लेकर के यहाँ तक की जो वर्क है, जो एक्टिविटी है गयासुद्दीन बलबन की, वो प्रारंभिक कार्य है और इसके लिए उसने फिर अन्य स्टेप और कई सैद्धांतिक कदम भी उठाए। जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि इन्हीं कारणों से बलबन कोई अन्य विजय या विस्तार नहीं कर सका। इस चीज को अब मैं समझे। बर्नी कहता है, अकॉर्डिंग टू बर्नी, बलबन could not get expansion of the state, and another victory could not get expansion of the state and another victory due to above reasons, इन्हीं ऊपर जो भी कारण अभी तक आप लिखे हैं, इन्हीं कारणों से वो कोई राज्य विस्तार भी नहीं कर सका और कोई अन्य विजय भी नहीं कर सका। ये बर्नी कहता है। और बर्नी जितने कारण तो बिल्कुल पॉइंट आउट किया गया, एकदम क्लियर है, कुछ भी इसमें और सोचने की जरूरत नहीं। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन आए कि बलबन के समय में चूंकि बलबन एक सशक्त शासक था और विस्तार नहीं हो सका, तो कारण आपने लिख लिया है, क्योंकि वो इंटरनल कंसोलिडेशन में लगा था कि जब तक आंतरिक रूप से सत्ता का सुदृढ़ीकरण नहीं होगा, राज्य का सुदृढ़ीकरण नहीं होगा, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण यानी पॉलिटिकल कंसोलिडेशन नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी राज्य दूसरे राज्य से ना तो लड़ने की क्षमता में होता है और ना ही अपने राज्य के विस्तार करने की क्षमता में होता है। उसको सिर्फ करना पड़ता है कि अपने साम्राज्य की सुरक्षा। और बलबन चूंकि एक बुद्धिमान शासक था, उसने जो भी अनुभव गेन किया, जो भी एक्सपीरियंस उसने लिया दिल्ली सल्तनत में आने के बाद से और अभी तक का जो दौर, जो समय उसने स्पेंड किया है, उससे वही लगा कि लोगों से अपनी सुरक्षा करने से अच्छा है, बार बार उनसे बचने से अच्छा, अपने आप को बचाने से अच्छा है कि अपनी स्थिति पूर्णतया कंसोलिडेट यानी सुदृढ़ कर ली जाए, ताकि ऐसे अटैक ना हो। ठीक है। और फिर आगे अगर समय मिला, मौका मिला तो एक्सपेंशन भी होगा अगर ये स्थिति आती है तो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये इसके बेसिक फंडे हैं। अब ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाएं। जैसे उसने कहा चेलगानी नहीं रहेगा, तो अब वो लोग चुपचाप चले तो जाएंगे नहीं। कौन लोग? जो अमीर लोग हैं, वो तो मीटिंग चल रही होगी, भाई क्या किया जाए, है ना? भाई कुछ तो प्लान करेंगे ना, क्या किया जाए। सारी स्थिति खत्म हो गई। फिर एक कोई स्ट्रेटजी बन रही है, इन विरोधियों का भी बन रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रॉपर इंप्लीमेंट हो जाएं। फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन द अबव पॉलिसीज व्हिच गियासुद्दीन बलबन adopted for the consolidation of the Sultanate. बलबन announced his kingship. बलबन ने अपना एक राजत्व सिद्धांत घोषित किया, प्रतिपादित किया, या इनॉर्गेटेड ए किंगशिप। तो इस चीज को आप लिख लीजिए, बस एक लाइन यही बढ़ा लीजिए। एक दो लाइन और लिख लीजिए, प्री टाइप के मुद्दे हैं। बलबन ने दिल्ली में लाल महल बनवाया था। लाल महल एक बिल्डिंग है, दिल्ली में है। बलबन ने दिल्ली में लाल महल बनवाया था, पहली चीज। ये भी कंसोलिडेशन में भी आता है।
ठीक है। बलबन कंस्ट्रक्टेड ए बिल्डिंग नेम्ड लाल महल, रेड बिल्डिंग भी कुछ लोग कहते हैं इसको, तो क्लियर है। और उसके दरबार में 2 प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। बलबन के दरबार में 2 प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। देयर लिव्ड 2 फेमस स्कॉलर्स इन कोर्ट ऑफ बलबन। द वन इज अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसे महमूद का शिक्षक नियुक्त किया गया था। ही वॉज अपॉइंटेड एज द टीचर ऑफ महमूद इसे महमूद का शिक्षक नियुक्त किया गया था। महमूद कौन है पता तो हो गया ना, उसका पुत्र है जो मारा गया था खाने सहित। तो महमूद का टीचर नियुक्त किया गया था। और इनकी उपाधि तुर्कल्ला और तोतिए हिंद की है। इन्हें तुर्कल्ला और तोतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज तुर्कल्ला एंड तोतिए हिंद। तुर्कल्ला तो चूंकि एक सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, बड़े प्रसिद्ध और बड़े फेमस पहुंचे हुए संत थे। उनके बड़े फेमस शिष्य भी थे, चेला। खुसरो ने बड़े कई सिद्धांत दिए और संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में तो कई योगदान है। तबला और उसको कहते हैं गिटार वाला जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना। और फिर कई राग इन्होंने दिए गायन के क्षेत्र, इसीलिए इनको तोतिए हिंद कहा जाता है। संगीत के फील्ड में इनका बड़ा योगदान है, कई राग है। और ये सब इन्होंने किया है किस कारणों से या कैसे कर सके हैं, क्योंकि ये सूफी थे। और सूफी जब भारत में आए तो सूफियों ने अनाउंस किया कि हम मुसलमान हैं और कुरान को मानते हैं, शरा और शरीयत को मानते हैं, मतलब पंगा नहीं लिया। लेकिन उन्होंने कहा इसके नियमों से हम बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन हमें अल्लाह के साथ एक तादाद में स्थापित करना है। एक भक्ति जो है ना, उस भक्ति को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, एक प्रेम संबंधों पर। इनका जो ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति जो अट्रैक्शन है वो प्रेम संबंधों पर। इसको इन्होंने इश्क हकीकी कहा है, इश्क हकीकी, सच्चा प्यार। और सामान्य प्रेम से अलग कर दिया है जो जनरल है, जिसको इन्होंने इश्क मिजाजी कहते हैं। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी अलग है। तो जैसे अपने वृंदावन में गोपिका प्रथा नहीं चलती है कि कृष्ण ऐसे ईश्वर के रूप में मानते, उनको प्रेमी के रूप में मानते हैं। और चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, सब अपने को गोपिका मान लेते हैं। ये तुलनात्मक अगर आप बात करोगे, एक कंपैरेटिव स्टडी करोगे, तो ये जो कृष्ण के प्रति लोगों का गोपिका प्रथा के अंतर्गत प्रेम प्रदर्शन है और ईश्वर के प्रति लगाव को प्रदर्शित करने की जो पहल है, जो पॉलिसी है, वही एक्चुअली सूफियों ने अपनाई थी, जिसको इश्क हकीकी कहा गया। वो अपने आप को एक प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत करती थी। और फिर गाना बजाना, गीत संगीत को, चूंकि कुरान में मना है, एक्चुअली इस्लाम में गीत संगीत गाना बजाना पूरा मना है। तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम शरा या शरीयत को मानते हैं, बट आपके नियमों से हम बंधे हुए नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अब एक कॉन्स्पिरेसी के तहत वो लाए गए थे, इसलिए ज्यादा तलवार चली नहीं इन पर, क्योंकि पहले ही कह दिया भारत में मुस्लिम बूंद के बराबर हैं। किसने बताया? वकील साहब ने बताया था।
किसके? इल्तुतमिश के। तो एक निर्देश भी दिया था एक प्रकार का, क्या कि अगर इस्लामिक सत्ता की स्थापना करने तो इस्लाम बढ़ाओ, यानी मुस्लिम्स बढ़ाओ। तो मुस्लिम कैसे बढ़ाओगे? हिंदुओं के मार के या हिंदुओं को कन्वर्ट करके? नॉन मुस्लिम्स की हत्या करके मुसलमान की संख्या बढ़ानी है या कन्वर्ट करके? बोले मार के नहीं बढ़ा पाओगे, 10 20 30 मार इतने में एकजुटता आ जाएगी, फिर तुम्ही को मार के भगा देंगे यहीं से, विरोध करके नहीं कर सकती। कन्वर्जन पर ध्यान दो। तो यहाँ पर धर्म परिवर्तन को प्रमोट किया गया। तो कैसे किया गया? वो सूफी आए गए, फिर सूफियों ने अब ये जिम्मा लिया। तो सूफी वो तमाम सारी चीज़ों को अपनाए जो लगभग हिंदू परंपरा में, यानी सनातन परंपरा में चलता था। आश्रम व्यवस्था, गाना बजाना, भक्ति संकीर्तन, सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो निम्न वर्ग था, जो शूद्र वर्ग था, वो इस परंपराओं के कारण बड़ा शोषित था, छुआछूत के कारण। उन लोगों ने उनको टारगेट किया और वही चीज़ें, वही परंपराएं अपने सूफीवाद में शामिल करके उनको पूरा स्थान दिया। एक तरीका अपनाया कि कन्वर्जन कर लो। तो वो लोग थोड़ा सा राजी भी हो गए कि भाई हिंदू धर्म में जो उनको मान सम्मान नहीं मिलता है, अपमान का, वही चीज़, वही प्रक्रिया। फिर उन्होंने एकेश्वरवाद को भी प्रमोट किया कि ईश्वर अल्लाह में कोई अंतर नहीं, बात एक ही है, तरीकों में अंतर है। तो हम भी ईश्वर तक पहुंचाएंगे, जो अल्लाह है वही ईश्वर है, और आप हमारे यहाँ चले आओ। तो जब गए तो गए, हमारे यहाँ भी वही आश्रम व्यवस्था है, वही गाना बजाना, संकीर्तन पद्धति, वही सारी चीज़ें हैं, कोई बहुत अंतर नहीं, बस आप मुस्लिम हो जाओ, बस चीज़ें वही। तो उनको भी लगा बहुत अंतर नहीं, बहुत डिफरेंस नहीं है। तो काफ़ी कन्वर्जन हुए थे उसका। फिर यहाँ पर भक्ति मूवमेंट आया था। फिर भक्ति मूवमेंट, उसके अगेंस्ट भक्ति मूवमेंट प्रॉपर हुआ था। भक्ति मूवमेंट शुरू में हुआ था, शंकराचार्य ने भक्ति मूवमेंट दिया था यहाँ पर, लेकिन वो किसी के पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया। संस्कृत भाषा में, आम जन की भाषा में था नहीं। उनके सिद्धांत भी कठोर थे। उन्होंने कहा आत्मा और ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद। लोगों को पल्ले नहीं पड़ा, कैसे मतलब हम ही ईश्वर हैं? फिर हम प्रार्थना किसकी करते हैं? हम खुद की। फिर हम मरते क्यों हैं? तमाम सारी बातें, ये छोड़ो यार, समझ में नहीं आ रहा है। लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब सूफियों और सूफीवाद के माध्यम से कन्वर्जन शुरू हुआ, तब ये हुआ कि इसको सरल करो और एक ऐसा रास्ता निकालो ईश्वर तक पहुंचने का जो अछूतवाद को ना टच करे। एक दूसरे रास्ते से ईश्वर तक जाना है। तो अगर वो कर्मकांड के कारण या कर्मकांडों के कारण हिंदू व्यवस्था में एक अछूत के नाम से हैं और धार्मिक प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ईश्वर से उन्हें वंचित ना किया जाए, भक्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचाया जाए और उनको भी ये फील कराया जाए, एहसास कराया जाए कि नहीं, वो उतना उनका भी है, उतने मेरा है जितना ब्राह्मणों का भी है, बस हमारे रास्ते भक्ति के। तो अगेंस्ट भक्ति मूवमेंट जब आया तो अगेंस्ट आया। फिलहाल ये सूफी थे और तुर्कल्लाह कहे जाते थे। तो ये बड़े अच्छे सूफी, गाना बजाना सब इन्होंने शामिल किया। इसलिए संगीत के कई वाद्य यंत्रों और कई रागों का आविष्कारक यानी कि इन्वेंटर इनको माना जाता है और इन्हें तोतिए हिंद की उपाधि दी गई। बाकी तुर्कल्लाह तो निजामुद्दीन औलिया ने इनको कहा था। तुर्कल्लाह बड़े फैन थे अपने गुरु के, बहुत, इतना बड़ा फैन शब्द आज का है बट भाव वही है। ये अपने गुरु यानी निजामुद्दीन औलिया के बहुत बड़े आप कहते शिष्य थे। मतलब हर एक इशारे, बिना उनके इशारे पे कुछ नहीं करते थे। गुरु का आदेश न मिले तो करवट न ले सोते समय। औलिया का आदेश आता था, करवट बदल ले खुसरो, करवट बदल। जानते हो क्या मतलब था? गुरु, बड़े लोग बड़े ही होते हैं, बड़े लोग बड़े होते हैं। अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं। जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े ही रहते हैं। मतलब अपडेट विद द टाइम, करवट बदल ले, जिस पैटर्न पे चल रहा है थोड़ा बदल, समय बदल गया है। फिर इन्होंने अपने आप को अकॉर्डिंग टू दैट टाइम अपडेट किया। ये औलिया साहब का आदेश था, करवट बदल खुसरो, एक तरफा मत सो। ठीक है। तो दूसरे हैं, वो भी सूफी ही हैं,
उनका कोई खास रोल उतना तो है नहीं, लेकिन उनका नाम है अमीर हसन। ये भी सूफी हैं। और अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। ये प्री में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है पीसीएस लेवल पर। भारत का सादी, सादी मतलब समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? वो वाली शादी नहीं, शादी मतलब एक सादापन, एक सहजता। शादी मतलब एक सहजता, एक नॉर्मलिटी, एक नॉर्मल बिहेवियर, हैविंग नॉर्मल बिहेवियर, एक सहजता, इजीनेस, जिसमें कोई बनावट ना हो, मतलब वातावरण का कोई प्रभाव न पड़ रहा हो, मतलब एकदम सहज भाव, सहज। भारत का सादी कहा जाता था, एक सादा व्यवहार इनका था। ठीक है, तो ये बलबन के दरबार से रिलेटेड थे दो के दोनों। ये थोड़ा सा अलग से लिखा गया है, बट प्री के मुद्दे पर ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख लिया गया मौका पाकर, है ना। अब हम लोग पहुंचते हैं वहाँ कि ये जो कंसोलिडेशन है, प्रोसेस है, उसने सारी चीज़ें आदेश। अब देखिए, एक होता है एक्ट बनाना, तो अभी तक बलबन ने एक्ट तो बना दिया। अब दूसरी जो खास बात है, एक्ट को इम्प्लीमेंट कराना, क्रियान्वित कराना। अधिनियम बनाना और अधिनियम को, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रॉपर अधिनियम को क्रियान्वित यानी एक्टिवेशन मिलता नहीं है, इसलिए हर क्षेत्र विशेष में अलग अलग उसका इम्पैक्ट पड़ता है और डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है ना। कहीं पूछे जाते हैं तो कहीं पूछे नहीं जाते, कहीं पुलिस ज़्यादा एक्टिव रहती है तो कहीं पुलिस सुसुप्तावस्था में बैठी रहती है, एक्टिवेशन उतना उसको मिलता नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि कानूनों में भेद नहीं होता, कानूनों के एक्टिवेशन में भेद होता है। वो तीव्रता, वो इंटेंसिटी प्रॉपर पूरे क्षेत्र में, पूरे टेरिटरीज में किसी भी कानून को उसी तीव्रता, इंटेंसिटी के साथ लागू करना, ये भी सरकार की एक गुणवत्ता यानी क्वालिटी होनी चाहिए, जिसमें भेद है। बाकी कानून तो बन ही जाता है। तो अभी तक बलबन ने क्या किया? कानून बनाया है। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरा प्रोसेस करेगा कि प्रॉपर लागू भी हो। तो ये लाइन आप अपनी तरफ से लिखोगे कि फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी which was created by Balban for consolidation he announced a kingship। ठीक है, सुदृढ़ीकरण के लिए उसके द्वारा बनाए गए या बलबन के द्वारा बनाई गई नीतियों को, सुदृढ़ीकरण के लिए उसके द्वारा बनाई गई नीतियों को व्यवस्थित रूप से लागू कराने के लिए। अभी प्रश्न का नेचर भी है और समझने का तरीका भी है, जिसको तो इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे राजत्व का कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्रॉपर, फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंट। उसने कहा कि ये सारी चीज़ें, वो एक्शन ले लें, विरोध ना करें, प्रोटेस्ट ना हो, क्योंकि उसने एक्शन तो ले लिया, पॉलिसी तो बना दी कि कोई चहलगानी नहीं रहेगा, किसी को कोई ऐसा राइट नहीं रहेगा, वो सब कुछ अकॉर्डिंग उसने तय कर दिया। अब प्रॉपर हो जाए तब न माना जाएगा। कहने से क्या होता है, पॉलिसी बनाने से क्या होता है? तमाम पॉलिसीज, तमाम ऐसे एक्ट बने बैठे हैं जो एक्टिवेशन के नाम पे अभी भी वैसे ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, क्या एक्टिवेट हो पा रहे हैं? तो मुद्दा ये है, क्या लिखा? नीतियों को व्यवस्थित रूप से लागू कराने के लिए गयासुद्दीन बलबन ने
एक राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ही इनॉर्गेटेड या अनाउंस्ड, दोनों सही है, टेंशन लेना नहीं है, बात एक ही है। इनॉर्गेटेड है किंगशिप। किंगशिप का मतलब होता है राजत्व। इसको आप दूसरे शब्दों में पॉलिटी भी कह सकते हो। पॉलिटी भी राजत्व ही होता है। पॉलिटी में जानते हो क्या पढ़ते हैं हम? राज व्यवस्था। राज व्यवस्था एक शासन व्यवस्था है ना। राज का क्या मतलब होता है? टू रूल, शासन करना, और उसका सिस्टम, व्यवस्था। तो किस सिस्टम से राज शासन चला जाता है? सिस्टम क्या होता है? कोई ना कोई पैटर्न से चला जाता है ना। एक सिस्टम है, उस सिस्टम से पूरा शासन चला जाता है। उसके लिए पूरा नियम विधि विधान सब पूरा होता है, लिखित अलिखित जिस रूप में भी हो, बट होता है, सिस्टमाइज होता है ना। ऐसे नहीं मनमाना नहीं, कभी ये कभी वैसा नहीं कर सकते आप, एक सिस्टम से ही कर सकते हैं। एक्चुअली वही तो किंगशिप है। आज की किंगशिप क्या है? जो संवैधानिक शासन व्यवस्था चलती है। आज का राजत्व तो है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र हो, अधिनायक तंत्र हो, राजतंत्र हो, एक्चुअली ये भी एक प्रकार की राजत्व व्यवस्थाएं हैं, राजत्व सिद्धांत है। तो किंगशिप को आप पॉलिटी भी कह सकते हो। भावों में थोड़ा सा विस्तार मिल जाएगा उसको अगर आप पॉलिटी कहोगे, लेकिन उतना विस्तार भी नहीं देना है कि नासमझी के कारण उसको गलत तरीके से ले लिया जाए। तो किंगशिप ऑब्लिक पॉलिटी, क्या किया उसने? एक राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ही इनॉर्गेटेड ए पॉलिटी। पॉलिटी आर किंगशिप ऑफ बलबन। क्या किया? उस पॉलिटी का एलिमेंट्स क्या हैं? कंटेंट। बलबन का राजत्व सिद्धांत 3 सिद्धांतों पर आधारित था। वॉज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स। द पॉलिटी या किंगशिप ऑफ बलबन वॉज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल। कौन कौन? प्रतिष्ठा, इसको कहेंगे क्या? अंग्रेजी में प्रतिष्ठा को क्या कहते हैं? रेपुटेशन। बहुत सही। दूसरा है शक्ति, पावर, और तीसरा है न्याय, जस्टिस। द किंगशिप ऑफ बलबन वॉज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स। अब इस जो वो व्यवहार में चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, जिन रूलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, जिसके अकॉर्डिंग लोगों को परफॉर्म करना है, वही तय करेगा कि प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से चहलगानी समाप्त हुई कि नहीं। चहलगानी के समाप्त होने का कोई लेना देना नहीं। चहलगानी को समाप्त करने का एकमात्र उद्देश्य है कि अमीरों की जो अमीरियत है, जो अपने पावर का प्रदर्शन करते रहते थे ऑलरेडी अगेंस्ट द रूलर, और लगातार ब्रेकर्स का काम कर रहे थे, एक्चुअली वो एक्टिविटी खत्म हो जाए। अब चहलगानी खत्म हो गई, चलो संस्था नहीं रही, ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, लेकिन लोग तो है ना, और लोगों की एक्टिविटी अभी भी वैसे ही चलती रहे, तो फिर खत्म करने का क्या मतलब है? तो जो उद्देश्य है वो प्रॉपर इंप्लीमेंट होनी चाहिए। प्रतिष्ठा, उसने शासक की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का पहला काम किया, रेपुटेशन। और उसके लिए उसने क्या किया? शासक यानी रूलर इज नॉट ए जनरल पर्सन, सामान्य आदमी नहीं होता है। उसने क्या अनाउंस किया कि रूलर इज नॉट ए जनरल पर्सन, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है,
कॉमन मैन, जिसको आप कह सकते हो, और he titled himself as the king, he titled himself as the king, और एक राजा के रूप में उसने जो उपाधियां धारण की, एज, एक तो उसने अपने आप को कहा जिल्ले इलाही, क्या कहा, जिल्ले इलाही। इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? अल्लाह की छाया, शैडो ऑफ अल्लाह। और उसने दूसरी उपाधि इसके लिए धारण की, नियाबते खुदाई, नियाबते खुदाई। इसका अर्थ होता है खुदा या अल्लाह का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि। तो उसने सबसे पहले अनाउंस किया अपने इन दो उपाधियों को जो धारण किया, जिल्ले इलाही और नियाबते खुदाई। इट मीन्स द रूलर इज नॉट कॉमन मैन, ही इज जिल्ले इलाही, ही इज जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही एक बड़ा नाम है, हालांकि बाद में जब इसका इंपॉर्टेंस घटा तो लोगों ने जिल्लते इलाही बना दिया इसको, बड़े है जिल्ले इलाही। अल्लाह की छाया, वो अपने आप को कॉमन, वो कहता है मैं ईश्वर की छाया हूं, कहने मतलब मैं डायरेक्ट ईश्वर हूं, यही तो। खुद नहीं आ सकता, लेकिन उसकी छाया के रूप में शासक पृथ्वी पर विद्यमान रहता है, प्रतिनिधि के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान रहता है। उसकी जो आवाज है, उसका जो आदेश है, उसके जो निर्देश हैं, उसकी जो वर्डिंग है शासक की, वो एक्चुअली सीधे अल्लाह की वर्डिंग होती है। इसलिए इन उपाधियों के कारण अपनी प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए उसने आदेश दिया कि शासक के आदेश को किसी को भी किसी भी प्रकार से विरोध करने का अधिकार नहीं है, किसी को भी किसी भी प्रकार से विरोध करने का अधिकार नहीं है। There was no right to protest of order of the king in any condition and in any types, किसी भी प्रकार से। और जो ऐसा करता है वो क्या है फिर? जो ऐसा करता है उसका अपराध शासक के प्रति नहीं, खुदा के प्रति उसका अपराध है। इसके लिए मृत्यु दंड का उसने प्रावधान किया। फॉर द कंडेम्ड ऑफ दिस ही, फॉर द कंडेम्ड ऑफ दिस पॉलिटी या दिस किंगशिप, ही made a provision to punishment for death, to punishment for death। मृत्यु मतलब सीधे मृत्यु दंड देने का। उसने कहा अगर शासक का आदेश कोई नहीं मानता, कोई उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन प्रस्तुत करता है, ये ठीक नहीं है। जैसे सरकार ने जारी किया अग्निपथ, अग्निवीर, बहुत लोगों ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ये ठीक, सबसे ज़्यादा विरोध बिहार में हुआ था मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ की सरकार विरोध को रोकने के लिए थोड़ा सा उतनी अक्षम थी। यूपी में भी लोग मन बना रहे थे, बट यहाँ विरोध के दबाने का दूसरा तरीका था, तो लोग डरे। यूपी में फिर बुलडोजर चलता है, घर वर गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बोले बड़ी मुश्किल से घर बनाया, गिरा देंगे, बने कैसे? जाने ही दो, फिर विरोध नहीं करना है।
पर बिहार में तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। हम तो लौट रहे थे भागलपुर से, दानापुर स्टेशन पर सुबह 6 बजे ट्रेन खड़ी हो गई और रात में फिर 11 बजे रिलीज हुई। पूरा ट्रेन एकदम जला दिया, राखी, मतलब आगे 2-3 बोगी, पीछे एसी वाले कंपार्टमेंट पूरा तोड़ ताड़ के शीशा उसा सब खत्म कर दिया। पेपर लगा के निकली रात में 11 बजे ट्रेन। वहाँ के जो स्टाफ थे रेलवे वाले जो ट्रेन चला रहे थे, वो सोचे थे किसी भी तरीके से ये बिहार क्रॉस करके उत्तर प्रदेश यानी दीनदयाल उपाध्याय और बनारस गाड़ी पहुंच जाए तो हम सुरक्षित महसूस करें। उस समय बिहार और बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में जो लोग सोच रहे थे, जिसको थे गुड गवर्नेंस इस फील्ड में, कि बिहार उस समय पाकिस्तान बना हुआ था, उत्तर प्रदेश भारत, जो ट्रेन संचालित कर रहे थे कैसे भी, मतलब तो जब इतना हुआ तो सारे लोग इकट्ठा होकर के बातचीत, कैसे भी बनारस पहुंच जाए, यूपी में एंट्री कर लें, इतना डरे हुए थे तो सुरक्षित हो जाएंगे। हम सोचने लगे, हमको बताओ बिहार ये है शासन व्यवस्था, लोग उसको पाकिस्तान समझ रहे हैं बिहार को, और एक यूपी की शासन व्यवस्था लोग उसको भारत समझ रहे हैं, तो वहाँ पहुँच जाए तो सुरक्षित हो जाए। ये स्थिति थी उस समय जब विरोध हुआ।